मैं हूं आपका वेटरनरी सर मलिक। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं प्रेग्नेंट कैटल्स में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें मोस्टली फार्मर्स ये शिकायत करते हैं कि हमारा जो जानवर है नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट कर चुके हैं और फिर भी बच्चा नहीं दे पा रहा। तो जब हम उसको एग्जामिन करते हैं पर रेक्टल उसको पल्पेशन करते हैं तो हमें महसूस होता है कि उसके जो फीटस है वो अंदर मर चुका है, डेड हो चुका है और उसके साथ जितना भी उसका फ्लूइड्स थे, एमनाटिक फ्लूइड्स है या जो फीटस का अपना फ्लूइड था और जो प्लेसेंटल फ्लूइड था वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका होता है और एक हार्ड मास बन चुका होता है जिसे हम जब रेक्टल रूट से पल्पेट करते हैं तो बिल्कुल एक पत्थरनुमा में मास फील होता है या हमें एक हड्डियों का गुच्छा महसूस होता है। तो इस कंडीशन को मम्मीफिकेशन कहते हैं और इसी कंडीशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। फीटल मम्मीफिकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी होती है और डेथ होने के साथ जो फीटस है उसका फ्लूइड भी एब्जॉर्ब हो चुका होता है बॉडी के अंदर और इसके साथ जो प्लेसेंटा है वो भी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है और साथ में जितना भी एमनाटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा तैर रहा होता है वो फ्लूइड भी एब्जॉर्ब हो चुका होता है और जो एनिमल है वो अपना नॉर्मल गेस्टेशन पूरा कर लेता है और फिर भी वो पार्चुलेट नहीं कर पा रहा होता। या इस कंडीशन को हम दूसरी तरफ जाएं तो ये कंडीशन अगर ट्विंस फीटस हैं तो उस कंडीशन में एक फीटस जो होता है वो फुली तौर पर डेड हो चुका होता है, वो सुकड़ चुका होता है और जबकि जो दूसरा फीटस होता है वो नॉर्मल होता है। या उसमें जो कार्पस ल्यूटियम है जो हम माइक्रोस्कोपिकली हम एग्जामिन करते हैं या जितने वेटेरियंस हैं वो इस चीज़ को पल्पेट कर पा रहे होते हैं, जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी उसकी मेंटेन होती है या उसके साथ दूसरा फ्लूइड भी जो फीटस है वो साथ में मौजूद होता है। इस कंडीशन को हम आगे लेकर चलते हैं कि ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है और क्या क्या वजूहत हैं इस कंडीशन की डेवलपमेंट में। तो हम इसकी काजेज में जाएं तो मोस्टली इसकी काजेज में हार्मोनल काज हो सकती है, उसके साथ जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है या उसकी एक्सेस हो सकती है। इसके साथ जो कंडीशन ये डेवलप होती है इसमें जो यूट्राइन टॉर्शन है वो डेवलप हो सकता है या उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड है जिसके थ्रू जो फीटस है वो खुराक ले रहा होता है अपनी मदर से, उसमें कोई ट्विस्टिंग आ जाती है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही होती और इस कंडीशन में जो बच्चा है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है और जितना भी फ्लूइड है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का वो भी जल्द होना शुरू हो जाता है। यह जानवर एक ऐसे एरिया में रह रहा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड की वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम होता है और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं मिल रहा होता तो वहाँ टिश्यू ड्राई होना शुरू हो जाते हैं या एनिमल को एक प्रॉपर जो वाटर सप्लाई है वो नहीं मिल रहे होते थे, जिस कंडीशन में जो टिश्यूज़ हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और जो फ्लूइड्स होता है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इसकी काजेज में हम मोस्टली आगे लीड करें तो इसकी काजेज में जो लोग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, एक एनिमल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा होता लेकिन उसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के जरिए उसको कंसीव करा देते हैं, लेकिन जो उसकी अनबैलेंस डोज होती है प्रोजेस्टेरॉन की वो यूज़ करते हैं। तो अनबैलेंस डोज जो प्रोजेस्टेरॉन की यूज़ करने से उसकी कार्पस ल्यूटियम ज़्यादा अर्से तक मेंटेन रहती है और जो उसका प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो एक बहुत हद तक जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा तक रह जाता है और इसी दौरान फिर जानवर जो है वो बच्चा नहीं दे पाता क्योंकि उसके अंदर जो उसमें पार्चुरेशन की स्टेज है, जो पार्चुरेशन लेबर पेन है वो स्टार्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से एक लंबे अरसे तक जब बच्चा अपने माँ के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रहता है तो उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम इसके इंसिडेंस की तरफ जाएं कि ये कंडीशन कितनी हद तक जानवरों में पाई जाती है और किन किन जानवरों में पाई जाती है, तो ये कंडीशन मोस्टली कैटल्स में, स्वाइन में, डॉग्स में, बफलो में, शीप गोट में, ऑलमोस्ट हर एनिमल में ये कंडीशन डेवलप होती है। और जो कैटल्स हैं, कैटल्स में इसका जो इंसिडेंस है 0.5 to 2% तक इसका इंसिडेंस है कि मतलब 0.5 से 2% तक जानवरों में ये कंडीशन पाई जाती है कैटल्स में। मोस्टली तौर पर जो ग्रेंसी एनिमल्स हैं या जर्सी एनिमल हैं उनमें ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इसकी क्लिनिकल साइंस की तरफ जाएं तो ऐसा क्लिनिकल साइंस हमें शो नहीं हो रहे होते क्योंकि जानवर की जो फीडिंग है वो भी नॉर्मल होती है, टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है,
जानवर का स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम पर रेक्टल रूट से या उस एनिमल की हिस्ट्री के थ्रू अगर हम आगे चलते हैं तो उसकी हिस्ट्री में हमें यही कि वो जो ओवर डेज हैं जो उसकी गेस्टेशन पीरियड की वो पता चलते हैं। और इसके साथ अगर हम पर रेक्टल एग्जामिन करते हैं तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन से जो उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें हमें एक मास फील होता है, एक हड्डियों का ढेर महसूस होता है, जिस तरह किसी ने कोई पत्थर वगैरह इकट्ठे करके अंदर रख दिए हो, इस तरह हमें एक कंडीशन को मिलती है, कंडीशन जो हाथ में हमें फील होती है। तो इसके साथ जो जानवर की एज सच कोई पर विजाइनल रूट से कोई हमें फ्लूइड या डिस्चार्ज हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसमें भी आगे दो कंडीशंस होती हैं जो मोस्टली ममिफिकेशन है। इसमें एक हेमेटिक ममिफिकेशन होती है और एक पेपिरेशियस ममिफिकेशन होती है। हेमेटिक ममिफिकेशन वो होती है जिसके अंदर हमें कुछ ब्लड महसूस हो रहा होता है, पर वेजाइनल रूट से भी महसूस हो रहा होता है कि जब मैटरनल क्रंकल जो श्रिंक करने लगते हैं, जो मदर की जो यूट्रस की वॉल है वो जो खास किस्म के टिक बटन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लूइड या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को, तो वो श्रिंक होने लग जाते हैं। और जब श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो वो प्लेसेंटा उससे डिटैच होते हैं। तो डिटैचमेंट के दौरान उसमें से कुछ ब्लड हमें देखने को मिलता है, तो वो ब्लड पर विजाइनल रूट से बाहर आ रहा होता है, सम टाइम हमें वो साइन देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन जो पेपिरेशियस ममिफिकेशन है, पेपिरेशियस ममिफिकेशन में एज सच कोई ब्लीडिंग हमें शो नहीं हो रही होती। मोस्टली ये पेपिरेशियस ममिफिकेशन कैटल में डेवलप होती है। तो इस दौरान जो जानवर है उसके पर विजाइनल रूट से कोई हमें ऐसा फ्लूइड नजर नहीं आ रहा होता अगर पेपिरेशियस ममिफिकेशन है। और जानवर की जो विजाइनल साइज है वो भी नॉर्मल होता है, और जो वल्वा साइज है वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसके ट्रीटमेंट में मोस्टली हम हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। जो PGF2 अल्फा है उसको 25 mg यूज़ करते हैं, या डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल हार्मोन है 100 to 150 mg तक उसको यूज़ करते हैं, या एस्ट्राडायोल 17 बीटा है उसको 3 to 4 mg हम वो यूज़ करते हैं। इसके साथ अब जब आपका एनिमल को ये ट्रीटमेंट दे देते हैं तो 3-4 दिन नोटिस करते हैं, तो उस दौरान जो उसकी सर्वैक्स है, सर्वाइकल सील है वो ओपन हो चुकी थी सर्वैक्स, और जो फीटस है वो विजाइना की तरफ मूव कर रहा होता है। अगर आपको ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती तो उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करते हैं। अगर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जो उसका डेड फीटस है वो विजाइना की तरफ मूव कर रहा होता है, तो उस दौरान हम कुछ लुब्रिकेंट्स होती हैं, लिक्विड पैराफिन टाइप है या नॉर्मल ऑयल जो है इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फीटस है उसकी बोन्स जो है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक को इफेक्ट ना करें और इजीली उसकी जो फीटस है या जितनी भी डेब्रीज हैं वो बाहर आ जाएं। और इसके बाद फिर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसके फुल यूट्रस को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो इंट्रा यूट्राइन पैसेज है वो यूज़ करते हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन से बचा जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।